अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चारपाई पे लेटा बूढ़ा वजूद, हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, ज़ोर ज़ोर से खांसते हुए, जैसे उसके इंजर पिंजर सब हिलने लगे। मुंह से लुआब बह रही थी। कोनियों की मदद से वो उठ गई। मेला कुचेला लहाफ अपने ऊपर से हटाया और कमीज़ के दामन से राल साफ करने लगी। इतनी मुशक्क़त के बाद हाथ थर थर काँप रहे थे। वो जिस कमरे में लेटी हुई थीं वो कमरा उनकी मुआशरती सूरत हाल का वाज़ेह आईना था। एक कोने में चारपाई रखी गई थी और दूसरे कोने में चूल्हा रखा था, जिसके साथ लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया गया था। लकड़ी के टुकड़े को शेल्फ की शक्ल देने के लिए उसके नीचे 2 ईंटें रखी गई थीं। चारपाई के ऐन सामने दीवार पर आईना लगा हुआ था, जगह जगह से खुरचा हुआ, जिसमें अक्स भी काफ़ी गौर करने के बाद वाज़िया होता था। एक जानिब दीवार पर कीले ठोक कर कपड़े लटकाए गए थे। कपड़ों के ऐन नीचे लकड़ी का एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था, जिसका ताला भी कब का टूट चुका था। औरत खांसते खांसते थक कर वापस लेट गई। धुएं की मानिंद उसके मुंह से सांसें निकल रही थी। हाँफते हुए उसने पूरी आंखें खोल रखी। इतने में बाहर छोटे से बरामदे के कोने पर बने हुए गुसल खाने का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक लड़की निकली। वो चादर के पल्लू से अपना मुंह पोंछते हुए उसी कमरे की जानिब आ रही थी। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सर उठाकर उसे देखने की कोशिश की। वह अंदर कमरे में आकर सीधे सीधे आईने की जानिब बढ़ गई। सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ लंबे बाल पुष्ट पर बिखराए वो एक दिलकश नकूश वाली लड़की थी। उसने जॉर्जेट का सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था। सुर्ख रंग में वो गुलाब लग रही थी। वो गुलाब जो अपने आखिरी आयाम गुजारने के बाद या बिखर जाता है या रंग बदलकर सूख जाता है। पलंग पर लेटी बूढ़ी औरत की नज़रें उसके कपड़ों से फिसलते हुए उसके चेहरे तक गईं, जबकि वो लड़की उस औरत से बिल्कुल बेनियाज दिखाई दे रही थी। आईने में एक नज़र देखने के बाद वो गुनगुनाते हुए वापस आई और खस्ता हाल संदूक की तरफ बढ़ी। संदूक का ढकना खोलकर उसने अंदर से एक पुराना सा पर्स निकाला और वापस आईने की जानिब बढ़ी। अब वो आईने में देखते हुए काजल लगा रही थी। फिर उसने खुशबू छिड़की। सीलन ज़दा कमरे में धीमी सी महक फैली। यह खुशबू कहाँ से आई? चारपाई पर लेटी बूढ़ी औरत की नजीब सी आवाज़ गूंजी। बताया तो था आपको, ये सब सामान हमारी बाजी ने लेकर दिया है। वो जहाँ मैं कपड़े सीने जाती हूँ कह रही थी, साफ़ सुथरी होके आना। तुम लेटी रहो, ज़्यादा बोलोगी तो खांसने लगोगी। आज आते हुए तुम्हारी खांसी के लिए दवा लेकर आऊँगी। कहते साथ ही उसने कील पर लटके कपड़ों के साथ लटका हुआ नफीस परस उठाया और बाहर निकल गई। पीछे चारपाई के लेटे वजूद की आँखों में झांकों तो क़यामत लर्ज़ां थी। पलकों के पार से एक पुराना मंजर धीरे धीरे आँखों के रास्ते बाहर निकला और झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर बह गया। सच है कि अपनी बोई फसल काटने का वक्त आसान नहीं होता। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके अब्बा बचपन में चले गए और पीछे रह गई अम्मा। अब्बा के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे पाला। दोस्तों पर खड़ी छत के नीचे से एक सतून गिर जाए तो इमारत का वज़न एक सतून के ऊपर आता है। उसकी माँ ने हर तरह का वज़न उठाए रखा था, लेकिन छत को गिरने न दिया या फिर उसको पाल पोस कर बड़ा किया गया। अगरचा वो उस पालने से हद दर्जा नाला नज़र आती थी। औलाद भी बड़ी नाशुक्री कौम होती है। बाप के सख्त हाथ और माँ की लड़खड़ाती सांसें देखकर भी राज़ी नहीं होती। तो उसकी माँ का वाहिद ज़रिया माश अचार था। घर में हर वक्त अचार की बू शरारती बच्चों की तरह हर कोने में घूमती रहती। बल्कि घर क्या था, एक बरामदे के साथ एक छोटा सा कमरा था, जिसके साथ मुल्हिक एक गुसल खाना था। उसका पूरा बचपन अम्मा जैसी सख्त औरत की सरपरस्ती में गुजरा।
5वीं पास करते ही वह भी अम्मा के कारोबार में शामिल हो गई। गाजर का अचार, हरी मिर्च का अचार छोटे से बरामदे में बनाई गई। क्यारियों की बदौलत था। क्यारियों में जूं ही मिर्चें लगती अम्मा उतार कर पानी में उबालने के बाद मसाले लगा के तेल में डुबो के डब्बे में बंद कर देती। अचार जब पकने लगता तो अम्मा डब्बों से निकाल कर शॉपर में डालकर बिल्किस आंटी को दे आती और यूँ अचार फरोख्त हो जाता और वो अम्मा को अचार के पैसे अदा करती। हर हफ्ते के इस मामूल में जब रात के 8 बज जाते तो वहाँ हाथ धोते हुए बड़बड़ाती, इस पूरे बकवास चक्कर में मुझे क्या मिलता था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और मसालों की बू हर वक्त मेरे से चिमटी रहती है। इन दिनों जब अम्मा से मिलने घर में कोई भी आता तो उसकी तरफ देखकर एक दफ़ा ज़रूर कहता, ये तुम्हारी लड़की तो बहुत सोनी है। तब उसने आसमान के 2-3 चक्कर लगाए और इन्हीं हवाओं में उड़ते हुए अम्मा से ज़िद करके एक अदद आईना लगवा लिया, जो अम्मा ने सीधा अपनी चारपाई के ऐन सामने लगा दिया। अब जब भी वह आईने में देखने के लिए खड़ी हो जाती, पीछे से अम्मा की तन्बी नज़रें आईने से चिपक जाती। अब 8 बजे के बाद हाथ धोते वक्त होने वाली बड़बड़ाहट का मुतन बदल गया था। मैं तंग आ गई हूँ इन तरह तरह के मसालों से, छोटे से कमरे से, 2 वक्त की रोटी से और अम्मा से। और फिर उसकी किस्मत निखरने लगी कि बिखरने लगी। जो उसकी माँ बीमार हो गई, वो चारपाई से लग गई, उन्हें टीबी हो चुकी थी, हर वक्त खांसती रहती। इन दिनों जब अम्मा के अंदर मज़ीद जान न रही तो बिल्किस आंटी तक अचार पहुँचाने की जिम्मेदारी भी उस पे आ गई। अचार पककर टीन के डब्बों में बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो शॉपर में डालकर बाहर निकली। उफ, बाहर की दुनिया भी कितनी अजीब है ना। वो चलते चलते झूम उठी। उसने कई सालों के बाद दुनिया देखी थी। उसे पता ही नहीं था कि जितनी हसीन है उतनी बदसूरत भी। खुले हवा में खुशी से चलते हुए वो भूल गई कि जन्नत को वो घर छोड़कर आई है और जन्नत से बेहतर भला कुछ और हो सकता है। खैर, ताज़ा ताज़ा खुमार तो हो सकता है दोज़ख का भी चढ़ता हो। उसी खुमार के ज़ेरे असर वापस सीधे घर आने के बजाय उसके कदम सड़क के दूसरी तरफ बने दुकान की तरफ उठ गए। रंग बरंगी चूड़ियाँ दूर से ही दिखाई दे रही थीं। वो तेज़ रंगों के पीछे पागल हो जाने वाली थी। रंग भी ऐसे कि शाम को चढ़े सुबह की धूप में उतरे। खैर, चूड़ियाँ उसकी कमज़ोरी थीं, बल्कि चूड़ियाँ क्या, परांदा, झुमके, सुर्खी, जंजीर, खुशबू, सब उसकी कमज़ोरी थी। इंसान के अंदर अगर हल्का सा भी हिर्स पैदा हो जाए तो उफरियत बनकर खा जाता है और टिकार भी नहीं मारता। खैर, बने बनाए मंसूबे के मुताबिक दुकान के अंदर पहुंचकर उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए चूड़ियाँ उठाईं और अगले दिन पैसे देने का वादा करके घर वापस आ गई। और अगले दिन के वादे करते करते वो 1 हफ्ते में दुकान का आधा सामान घर में ला चुकी थी। अब 8 बजे के बाद होने वाली बड़बड़ाहट के जुमले बदल गए। अम्मा तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं खुश रहूं। सादिका, ये सब कहाँ से आ रहा है? तब तो वो खामोशी से बाहर निकली, लेकिन उसके बाद उसके जुमले बदल गए। अगले दिन उठते वक्त वो अपने ही जनून में थी। आईने के सामने खड़े होकर हल्का सा बड़बड़ाई, आज मैंने कुर्बान से पूरी बात करनी है। फिर जब वो तैयार हो रही थी तो माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कड़ी नज़रों से उसे देख रही थी। खैर, उसे किस बात की परेशानी थी? जब उसने दुकान से उधार लिया हुआ सुर्ख जोड़ा पहन लिया था, जब उसकी माँ ने उसको बहुत गौर से देखा, बाल समेटे और खुशबू छिड़कने लगी, तो फिर माँ ने सख्ती से पूछा, यह खुशबू कहाँ से लाई है? तो अम्मा बिल्किस आंटी ने दी है। उसने काजल भरी नज़रें उठाते हुए नागवारी से कहा और बाहर निकल गए। उसने देखा था अम्मा की सांस उथल पुथल हो रही थी, शायद फिर खांसी का दौरा पड़ने वाला था। उसने बाहर आके क्यारी में छुपा बैग निकाला जो रात को तैयार करके रखा गया था। वो धीरे से टीन से बना छोटा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। कुर्बान के साथ निकाह के बाद जब वो 2-3 दिन बाद घर वापस पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। उसे देखकर इर्द गिर्द से मर्द बाहर निकला, औरतें छतों पर निकली, उसे घूर रही थी।
पहले वो थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर बेशर्मी से खड़ी रही। अब क्या लेने आई है बेहया? माँ को मारकर सुकून ना मिला जो अपनी बेशर्म शक्ल लेकर फिर आ गई। कहीं से आवाज़ उभरी और आवाज़ दर आवाज़ गूंजने लगी। लोग एक साथ बोलने लगे, शोर ही शोर था। वो आहिस्ता से पीछे हट गई और जब लोगों की लोगों को गौर गौर से देखने लगी और अपने शौहर के साथ वापस घर आते हुए उसका दिमाग सुन था और जहन के पर्दे पर वो आखिरी उथल पुथल सांसें गूंज रही थी। तो अम्मा मर गई। अब 8 बजे वाली बड़बड़ाहट दिन भर जारी रहती। लंबे लंबे जुमले सिमट कर 4 लफ्ज़ों तक मोहित हो गए तो अम्मा मर गई। पहले पहल बेयकीनी से ये जुमला मुंह से निकलता, उठते बैठते और फिर सोते जागते विर्द बन गया। इस दरबे खाने में 2 साल हो गए और जब उसकी बेटी 1 साल की हो गई तो उसका शौहर एक हादसे में चला गया। उसका शौहर भी उसके बाप की तरह एक हादसे में चला गया और उसकी बेटी और वो अकेले रह गए। और जब तब वो सही मायनों में खुले आसमान तले आ गई। ज़िंदगी का इंतहाई कठिन दौर उसने बहुत सब्र से काटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी माँ ने काटा था। और दिन भर काम में लगी रहती। उसकी बेटी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अखराजात की फ़िक्र ने वक्त से पहले उसे बूढ़ा कर दिया। लेकिन रात को सोते वक्त जब वो बिस्तर पर लेटती तो कहीं से तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ और मुल्तजी नज़रें पूरी रात सोने न देती और वो थक हार कर भीगी आवाज़ में 4 लफ्ज़ों का विर्द करने लगती। तो अम्मा मर गई। जैसे जैसे उसकी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके अंदर उसकी माँ आती जा रही थी। पहले उसकी पेशानी पर बिल्कुल माँ की तरह सिलवटें पड़ गई और फिर उसकी आवाज़ भी बिल्कुल उनकी तरह सख्त हो गई। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह आहिस्ता आहिस्ता खांसते हुए चारपाई से लग गई। अपनी बेटी को उसने सिलाई कढ़ाई सिखाई हुई थी, लेकिन उसके बीमार होते ही अकेले जाने लगी। अब अपनी अम्मा की तरह चारपाई पर खांसती रहती और बेटी तैयार होकर चली जाती। वक्त पलटकर आ गया था और उसकी तरफ देखकर तालियां बजा रहा था। हकारत से, नफ़रत से, हसरत से। बड़े बूढ़े कहते हैं वालिदैन के साथ किया हुआ 7 नस्लों तक भुगतना पड़ता है। तो वक्त भी इसी खौफ में था और वो बिल्कुल अम्मा की तरह सहमी हुई छत की कड़ियाँ गिनती रहती। उसकी बेटी बुटीक जाने के लिए तैयार है। वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने आईने के सामने खड़ी है। खर्चा हुआ आईना जिसमें सूरत भी बामुश्किल नज़र आती है, आधी नज़र आती है। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा है, बिल्कुल किसी के यकीन की तरह। और जब उसने खुशबू छिड़की तो सारे कवाड़ खिलते गए और माजी का एक जुमला बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। ये खुशबू कहाँ से आई है? जो अब उसे मालूम है, क्योंकि ये वही जवाब था जो वो अपनी माँ को दे चुकी थी। उसकी सांसों की गर्दिश तेज़ होने लगी, हलक सूखा जा रहा था। कुछ कहने की कोशिश में कराह कर रह गई। बेटी जब बाहर निकली तो वह कोहनियों के बल बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊंची हुई। सामने आईने पर जब उसकी निगाह पड़ी तो वह खामोश थी। मौत उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। टूटा फूटा आईना आज बाजियाँ दिखाने पर तुला हुआ था। वो सूरत तो दिखा रहा था, लेकिन उसकी नहीं, बल्कि उसकी माँ की। 3 दिन बाद जब बेटी किसी के साथ वापस आई तो घर का दरवाज़ा बंद था। मर्द बाहर निकले, औरतें छतों पर निकल आईं। शोर सा बढ़ गया हुआ खामोश हो गई। वही जुमले दोहराए गए। आईने एक और सूरत नक्श